जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के मैथ का चौथा प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का पूरा पेपर है। आज की इस क्लास को तैयार करने से आपके दो बेनिफिट हैं। एक तो लगभग मैथ के हर टॉपिक का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। दूसरा, एसएससी जीडी का पेपर किस लेवल का आता है या उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बात भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट केवल जब नॉर्मली बनाया जाता है वो एक अलग टाइप का है, ये एक किसी साल का पेपर है। और देखिए, हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसी का ये पेपर है, बहुत ओल्ड भी नहीं है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को एक एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दे रहे हैं और देख लीजिए कि किस टाइप का ये पेपर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बॉडमास नियम का है, और आप अच्छे से जानते हैं कि बॉडमास नियम जब भी आप सॉल्व करें, कुछ मत करो, केवल बॉडमास नियम को लिख लो। बॉडमास नियम में सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। तो ब्रैकेट केवल यहां से यहां तक लिखी हुई है, उसके बाद में आपको ऑफ से मिलना पड़ेगा। तो जब ब्रैकेट की बात चल रही, इसका मतलब यहां तक की तो बात ही नहीं है, ये क्वेश्चन अलग हो गया और ब्रैकेट का क्वेश्चन अलग हो गया। 41 लिखा हुआ है। अगर हम उधर के क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले भाग में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है, तो फिर ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। यहां पर 36 और 4 की क्या करेंगे, गुणा। 36 और 4 की गुणा का मतलब ये होता है 144। भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे और इधर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ को हल करेंगे। 96 और 2 की, यहाँ पे ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 96 और 2 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 192। और भाग किससे करेंगे, 192 को 24 से। अगर इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 41 गुणा 144 भाग 192 के लिए 24 से भाग करेंगे। जब 192 को 24 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो। अगर 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यहाँ 7 बचा, 12 छंग 72। 2 से इसे काटेंगे 8 पर। ये जो कोष्टक में लिखा हुआ था, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे लेवल की है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ये 8 लिखा हुआ है। 41 गुणा 144, अब भाग किससे करेंगे, 8 से। आप कहो कि पहले गुणा कर दे, अब ये स्टेप इस टाइप की बन गई। अगर पहले यहां गुणा कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। बॉडमास नियम में सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करनी पड़ेगी। ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ हल करेंगे। ऑफ का मतलब का और इसका मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इस वाली गुणा से पहले आपको करना पड़ेगा। ऑफ के बाद भाग करना पड़ेगा, भाग के बाद गुणा करनी पड़ेगी, गुणा के बाद आप जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। हालांकि जोड़ और घटाए के कॉन्सेप्ट को अगर आप पहले और बाद में या आगे पीछे कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। बाकी चीजें अगर आगे पीछे कर देते हैं तब आपको आंसर गलत आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 41 गुणा 144 लिखा है, इसे हम 8 से भाग करेंगे। अगर 8 से इसे भाग करेंगे तो ये बनेगा अपना 8 एकम 8, यहाँ बचा होगा अपना 6, 8 अट्ठू 64। 41 और 18 की गुणा करो, यही अपना क्या होगा आंसर। 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, 738। ये चौथे विकल्प में दे रखा है, तो इस पूरी स्टेप का जो मान आएगा वो 738 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये राशि 4 गुनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। आपने कोई रुपए ब्याज पर दिया, वो 10 साल में 2 गुने हो गए, तो ये बताना है कि 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। भाई 10 साल में कितना रुपया हो गया है, 2 गुना हो गया। अब सिर्फ ये बताना है कि 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन समय नहीं मालूम है। जब भी कभी गुना का अगर ऐसा सवाल आए तो इसमें जो गुना है, इस गुना के लिए पहले वाले की पावर में बदल लो। 4 कहीं लिखा है तो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं,
और जो पावर आप बताते हो इस पावर की गुणा अगर पुराने वाले समय में करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतने समय में 4 गुना हो जाएगा। ये बन जाएगा अपना 20 साल, इसका आंसर होगा जो पहले विकल्प में है। क्वेश्चन तीसरा देखिए, जिसमें कहा एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु इस तरह से दे रखी है, उनकी औसत आयु कितनी होगी। आप कई अलग अलग टाइप से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका औसत सबसे आसान तरीका ये है, 7 लोगों की ये उम्र है, सातों की उम्र को जोड़कर 7 से भाग कर दो। पहले वाले की तो औसत अपने लोगों से पूछा है, और भी टेक्निक आप लगा सकते हो, लेकिन वो टेक्निक में भी आपका चालान इसमें इससे ज्यादा महंगा पड़ेगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला लगा दो। औसत अगर 2 संख्याओं का निकाल रहे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो, 5 संख्याओं का निकाल रहे तो 5 को जोड़कर 5 से भाग करो, 10 संख्याओं का निकाल रहे तो 10 संख्याओं को जोड़कर 10 से भाग करो। ये 7 लोगों की उम्र का औसत निकाल रहे हैं तो सातों की उम्र को जोड़कर 7 से भाग करना है। पहले वाले की उम्र 26 है, दूसरे की 25, फिर 21 है, 29, 24, 28 और 22। और ये 7 लोग होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसे भाग करो। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो किस तरह से, देखो 2 ये और 8 10 और 4 14 और 9 23 और 1 24 और 5 29 और 6 35 हो जाएगा। 3 हासिल बचा होगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 13 2 15 और 2 17। 175 को अगर 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14 बचेगा, 3 शेष हुआ, 7 पंजे 35। 25 चौथे विकल्प में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए जो अनुपात का है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये आपको सिंपल नहीं लग रहा है तो मैं इसे सिंपल बना दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसे आप देखो और 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम ना लगे। m प्लस n अनुपात m माइनस n का हमसे मान पूछा है, जबकि हमें m और n का अनुपात पता है, तो m की जगह डायरेक्टली 9 लगा दो और n की जगह डायरेक्ट 6 लगा दो। अगर ऐसा करेंगे तो ये 9 प्लस 6 बन जाएगा और ये 9 माइनस 6 बनेगा। इसे जोड़ेंगे ये 15 होगा और इसे जोड़ेंगे ये 3। अनुपात हमेशा अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड करो, तभी वो ठीक अनुपात माना जाएगा। 3 से काटेंगे 5 पर, 3 से काटेंगे 1 पर, 5 अनुपात 1 तीसरे विकल्प में दे रखा है। हालांकि जब अनुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, लेकिन ये सवाल ऐसे डायरेक्टली हो जाते हैं। पहले जो अनुपात दिया है बस उसकी वैल्यू दूसरे वाले में सीधे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है और 25% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य कितना होगा। अब एक चीज बताओ भाई, अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस, और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है और 25% का आप इस पे डिस्काउंट कर रहे हो तो 75 में ही तो बेचोगे। कब बेचोगे, जब 25% की क्या करोगे, छूट करोगे। अब आप कह रहे हो कि 25% छूट करने के बाद 75 रुपए में बेचनी चाहिए, और किताब में कहा है कि विक्रय मूल्य इतना है, तो 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5175। अगर हम इसे परसेंटेज में कहें या अनुपात में कहें, किसी भी चीज में कह लो या एक्स में कहूं, तो 75 किसके बराबर है, 5175 के। एक किसके बराबर होगा, एक अनुपात कह लो या एक परसेंटेज कह लो। आप सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे इसे परसेंटेज बना लो। 1% किसके बराबर होगा, 75 से इसे भाग करो। हमें बताना है उसका अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य अपने लोगों ने 100 माना है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे भाई, 1 का मान इसके बराबर है
तो 100% का मान कैसे निकालोगे, 100 से यहाँ गुणा करोगे। अब इसे कैलकुलेट कर लो, कुछ भी नहीं बचा है। 25 से काटेंगे 4 पर, 25 से काटेंगे 3 पर, 3 से इसे काटेंगे तो ये 17 और 25 आ जाएगा। इन दोनों की अगर गुणा करोगे तो ये 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकम 4 और 2 6900। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी देखिए बॉडमास नियम का क्वेश्चन है, और बॉडमास नियम को आप केवल लिख लिया करो। अगर आप बॉडमास नियम लिखना जानते हैं तो सीधे सीधे ये मानकर चलो कि इसका क्वेश्चन आपको करना आता है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। अब ब्रैकेट आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ लगी हुई है ब्रैकेट, केवल इतने क्वेश्चन में ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट के अंदर जब बात करेंगे तो 3 तरह की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। छोटी ब्रैकेट का मतलब हुआ हमें ये क्वेश्चन पहले यहां से लेके सिर्फ इतना हल करना है। जब इतना क्वेश्चन पहले हल करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, ऑफ लिखा है तो इसे हल करो। ऑफ तो कहीं है नहीं, तो फिर डिवाइड को हल करना है। डिवाइड का मतलब है भाग करना पड़ेगा। देखो ये बड़ा कोष्टक ऐसे ही लगाओ, इस कोष्टक के अंदर 175 लिखा है गुणा 72, और इसे 24 से क्या करोगे, भाग। 24 से भाग करेंगे, प्लस का 5 ऐसे ही, और ये ब्रैकेट बंद करोगे। गुणा 20 लिखेंगे और लास्ट में भाग 2 लिखेंगे। अभी ब्रैकेट के अंदर की बात चल रही है। 24 से अगर इसे भाग करेंगे तो ये 3 पर, डिवाइड के बाद गुणा करेंगे तो इसी के अंदर जब गुणा करोगे 175 और 3 की गुणा अगर करोगे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, और ये वाला 5 अलग से लिखोगे। ये एक वैल्यू बनी है इस कोष्टक की। गुणा 20 लिखेंगे और लास्ट में इसे 2 से भाग करना है। अब इस कोष्टक को ही अभी हल करना है। 525 और 5 कितना होगा, 530 होगा। 530 जब ये बन जाएगा, इसी में 20 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी, और लास्ट में फिर ये दूसरा। अब आप कहो पहले भाग कर लो, भाग पहले नहीं करना है। हालांकि ये क्वेश्चन उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पहले भाग भी कर दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनकी अगर गुणा करेंगे तो देखो 2 0, 2 3 6 और 2 पंजे 10। इस 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 से भाग करने का मतलब 10,600 का आधा 5,300। 5,300 चौथे विकल्प में दे रखा। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है। 20% और X% की 2 छूट के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपए में बेची गई। किसी चीज का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है, उस पे 20% की छूट दी है। तो 20% की छूट का मतलब क्या हुआ कि 100 की चीज हमने कितने में बेच दी है, 80 में बेच दी है। यही तो मतलब हुआ 20% अगर डिस्काउंट कर रहे हो तो 20% का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 80 में बेचा है। या ये कह लो 100 में से इतना कम कर दो, ये ऊपर रहा और कितनी टोटल है वो नीचे रहा। ये पहली स्टेप रही। दूसरी स्टेप में कहा अब उसे X% का और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज अब कितने में बेची होगी, 100 माइनस X में बेची होगी, और ये 2 डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत 1,400 रुपए बनेगी। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1 0 2 0 3 0, ऊपर से 3 0 नीचे से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इधर जो 2 लिखा है उससे हम इसे काटेंगे तो ये 700 होगा। 2 से इसे काटेंगे तो 4 पर, और इसे काटेंगे तो 350 पर। इस 2 से अगर इसे या फिर अंदर गुणा कर लो, 2 से काटेंगे 2 पर और 2 से काटेंगे तो ये होगा 175। इस 2 की गुणा इस 100 माइनस x से करेंगे तो ये 200 माइनस 2x और बराबर में 175। x का मान बताना है तो 2x यहां ले आओगे, प्लस का बना देंगे और 175 यहां जाएगा। 200 में से अगर 175 कम करोगे 25 बचेगा। 25 के लिए 2 से काट दो तो 25/2 आएगा, या फिर 12.5%।
एक्स का जो मान होगा वो 12.5% तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं और इतने बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में कुल बच्चे कितने होंगे, शामिल होंगे, ये हमें बताना है। भाई परीक्षा में जितने भी बच्चे शामिल होते हैं वो या तो पास होते हैं या फेल होते हैं, यानी टोटल बच्चे दो टाइप के होंगे, पास होने वाले और फेल होने वाले। तो पास होने वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ पे 93% बच्चे पास हुए हैं। अब अपने आप कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई अगर 93% बच्चे पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 7% बच्चे फेल हुए। आप यहाँ पे बता रहे हो कि परसेंटेज में 7% फेल हुए, क्वेश्चन में कहा इतने बच्चे फेल हुए, तो ये 7% के बराबर ही तो होना चाहिए। 7% का मान 9275 होगा। अगर 1% का मान निकालेंगे तो 9275 के बटे में 100 आ जाएगा, 100 नहीं 7 आ जाएगा। अब अगर ये पूछा जाता कितने परसेंट बच्चे पास हुए होंगे तो 93 से गुणा कर दो, क्योंकि 93% की बात कर रहा है। उसने कहा है टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे तो 100% होते हैं, 100% का मान बताना है। 1% का मान अगर इतना है तो 100% का मान कितना होगा, इसी में 100 से गुणा कर दो। इसे कैलकुलेट करोगे, 7 से देखो काटेंगे, 1 पर 2 बचा, 7 तिया 21, यहाँ 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। 1325 में अगर 100 से गुणा करोगे तो 1325 डबल जीरो, और 1325 डबल जीरो ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था कि कितने बच्चे पास हुए हैं, तो आप यहाँ 100 से गुणा ना करके 93 से गुणा करते। अच्छा कितने बच्चे फेल हुए, ये तो पहले से ही वहां दे रखा है, परसेंटेज में सिर्फ हम लोगों ने निकाला है। हम कह रहे हैं 7% फेल हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है इतने फेल हुए हैं, तो दोनों लोग बोल तो सही रहे हैं। इसका मतलब दोनों को एक बराबर में रखो, परसेंटेज को और यूनिट में। यहां से एक परसेंटेज की वैल्यू निकालोगे, अब जितना पूछा उसी से गुणा कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना दे रखा है, मूलधन का 2/5, ये लिखा हुआ है मूलधन का 2/5। अगर यहां से साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात बताओगे तो ये वाला 5 यहां आ जाएगा और बराबर में बचेगा 2 गुणा मूलधन। साधारण ब्याज और मूलधन में जो अनुपात निकलकर यहां से आएगा वो कितना आएगा, देखो साधारण ब्याज के सामने 2 लिखा है तो 2 हो गया, और मूलधन के सामने 5 लिखा है, यानी 5 रुपए ब्याज पे हम देते हैं तो 2 रुपए का ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, समय पता है, दर पूछिए। आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद करो, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल रहा होगा, चाहे किसी भी एग्जाम का कोई सा प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट बना ही नहीं होगा जहां पर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन ना मिले। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100। साधारण ब्याज कितने का है, 2 रुपए का है। P का मतलब मूलधन कितना है, ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया P यानी मूलधन, दर हमें बतानी है, और ये हो गया समय। तो P का मतलब 5 मानोगे, दर हमें बतानी है, T का मतलब 40 मानोगे और बटे में 100। इस 0 से ये कैंसिल करो, 5 से इसे काटेंगे 2 पर, इस 2 से इसे 4 को काटेंगे 2 पर, और लास्ट में जो ये 2 बचा है उससे ये कैंसिल, यहां 1 बचा होगा, इधर R का मान 1% आएगा और ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, R एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है
आर जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन में पूरा कर लेता है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर पूरा काम करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो 100% काम कर रहा है। 100% को एक भी लिख सकते हैं, तो कुल काम का कितना परसेंट काम आर द्वारा 45 दिनों में किया जाएगा। अगर आप 90 दिनों में 100% काम कर रहे हैं तो क्या 45 दिन में सीधी सी बात है उसका आधा काम करेंगे। यहाँ पे दिन कितने हो रहे हैं, आधे दिन कर दिए हैं। अगर आप पूरे दिन में 100% काम कर रहे हो तो आधे दिन में कितना काम करोगे भाई, 100% का आधा करोगे, सीधी सी बात है 50% काम कर पाओगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक ज्यादा मिले, तो परीक्षा कितने नंबरों की थी। ऐसा क्वेश्चन भी लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। भाई एक बच्चे के 75% नंबर आए हैं और एक दूसरे बच्चे के 60% नंबर हैं। इस बच्चे के इससे कितने परसेंट ज्यादा नंबर है, तो आसानी से आप बताओगे 15% नंबर ज्यादा है। लेकिन ये परसेंटेज में बता रहे हैं हम लोग, और हमें किस में बताना है, यहाँ पे कहा है अपने लोग कह रहे हैं इसके 75% नंबर है और इसके कितने 60% नंबर। तो सीधी सी बात है ये 15% ज्यादा नंबर लेके आया है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 15% नहीं लाया है भाई, 30 नंबर ज्यादा लाया है। तो 15% हम भी सही कह रहे हैं और क्वेश्चन वाला भी सही कह रहा है। यहाँ यूनिट में दे रखा है, यहाँ परसेंटेज में, बस दोनों को बराबर में लगा दो। 15 से अगर इसे भाग करेंगे या यहाँ से डायरेक्टली बोल दो कि 1% किसके बराबर होगा, फिर 30 के बटे में 15 आ जाएगा। अगर यहाँ से 15 से इसे भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 1% किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और हमें बताना है 100% किसके बराबर होगा, तो 100% का ही तो पेपर होगा, तो यहाँ 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करेंगे ये 200 का होगा और 200 दूसरे विकल्प में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहित ने इतने रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में इतने रुपए खर्च किए। तो आपने जितने रुपए में कोई चीज खरीदी है और उसकी रिपेयर कराने में भी कुछ पैसा लगाया है, तो भाई टोटल कीमत उसकी कितनी मानोगे। 2320 रुपए तो ये है ही है और इतने रुपए रिपेयर में खर्च कर दिए, तो टोटल कीमत इसकी हो जाएगी 2500 रुपए। अब इतने रुपए में आपने खरीदा है, खरीदने का मतलब ये क्या हो गया, सीपी हो गया, और इसी को क्या किया है, इतने रुपए में बेच दिया। अगर इतने रुपए में खरीदा है और इतने रुपए में बेचा है तो नुकसान तो हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 100 रुपए का यहां पर नुकसान हुआ है। अब ये 100 रुपए की हानि है, अगर रुपए में पूछी जाती तो 100 रुपए होती, लेकिन इतना सरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि हानि को वो यूनिट में पूछ ले। इसी हानि को परसेंटेज में बताना है। अगर कभी भी परसेंटेज में हानि या लाभ पूछा जाए तो जितने रुपए का लाभ या हानि है उसे ऊपर लिखो। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी पर होता है। तो ये रहा इतने रुपए का। परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा करो, इसे कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो और 25 चौक कितना होगा, 100। 4 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 7200 रुपए को पीक्यूआर में इस अनुपात में बांटना है। पी के लिए 1/2 दे रखा है, इसका मान 4 है, इसका मान 3/2 है। अनुपात कभी भी अगर बटे में लिखा हो तो हमेशा याद करो वो सवाल आपके रडार का भी नहीं है, बाहर का है। इसे सबसे पहले ऐसा कुछ कर लो कि बटे से हटा दो। अब आपको बटे से कैसे हटाएंगे, तो अपनी मर्जी से किसी एक संख्या से गुणा कर लो। ऐसी संख्या से गुणा करना जो नीचे वाली संख्याओं से कट जाए। अब आपको 2 से गुणा कर दो, बिल्कुल सही है। 4 से कर दो, 8 से कर दो, जिससे मनो उससे कर दो। सबसे अच्छा तरीका 2 से यहां गुणा करो, 2 से यहां गुणा करो, 2 से यहां। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये, अब इधर बचा होगा 1,
ये 8 बन जाएगा, ये 3। जो रेशियो क्वेश्चन में कहा है हम ये कह सकते हैं कि वो गलत लिख दिया है। अब सही वाला ये रेशियो है, इस रेशियो में बांटना है। अगर इनके लिए जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3 और 8 11 और 1 12, 12 अनुपात टोटल रुपए हो रहे हैं। और वहां पे कहा है 7200, तो 12 अनुपात 7200 के बराबर है। 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। अगर 1 अनुपात 6 के बराबर है, अगर हमसे वो पूछता पी का हिस्सा कितना है तो 1 अनुपात, क्यू का कितना है तो 8 अनुपात का मान बताना। आर का हिस्सा पूछा है, अगर आर का हिस्सा पूछा है तो आर का होगा 600 में 3 से गुणा करूं, क्योंकि आर के लिए 3 अनुपात मिलना है, और ये हो जाएगा 1800। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेलगाड़ी जब कहीं भी चलती है, आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, उन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन जरूर मिला होगा। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद करो। अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घटा दो, और अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो फिर चाल जोड़ दो। बाकी यहाँ पे कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ जाता है कि चाल के लिए आप किलोमीटर प्रति घंटा में दिए तो मीटर प्रति सेकंड में बदलो, और मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर प्रति घंटे में भी बदलनी पड़ सकती है। 2 रेलगाड़ी हैं भाई, एक रेलगाड़ी मान लो ये है और एक रेलगाड़ी ये है। ये दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी ये जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, समान चाल से चल रही है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 320 है। ये 320 मीटर की है और ये भी 320 मीटर की है। इसकी चाल मान लो कुछ पहले से ही, जब चाल अपने लोग मानेंगे, इसकी चाल x मान लो, इसकी भी चाल x मान लो। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। अच्छे से याद कर लो, जब कभी भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो उन्हें कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी या कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी उनकी दोनों की लंबाई है। कॉन्सेप्ट आप याद करो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो। अब दोनों गाड़ी क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो चाल जो मानोगे वो दोनों को जोड़ेंगे। और अगर एक ही दिशा में चलती तो चाल घटा देते। इसे हम सापेक्ष चाल कह सकते हैं। ये कौन सी चाल निकाल रहे हैं? सापेक्ष चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों के जोड़ के बराबर, यानी 320 और 320। समय कितना लगा है? 18 सेकंड का। दूरी किसमें दे रखी है? मीटर में। और ये किसमें दे रखा है? सेकंड में। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 2x, और ये बन जाएगा 640 और बटे में 18। भाई ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल है, लेकिन यहां लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। बताओ, अगर कभी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करनी होगी। ये याद कर लो, ये अब जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। 18 से 18 को कैंसिल कर देंगे, 5 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 1 बचा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। 128 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। x का मान आ जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चौथे विकल्प में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक आयत की लंबाई इतने % बढ़ा दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? अगर कोई एक आयत ऐसे दे रखा है, इसकी लंबाई अगर बढ़ा रहे हैं, इसे मान लो आप लंबाई और कितनी बढ़ा रहे हैं? 14.28%। इसे बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल इतना ही रहे, तो चौड़ाई को वही कम करना पड़ेगा। अगर ये खेत 10 बीघा का है और इसकी एक भुजा बढ़ा रहे हो तो दूसरी भुजा कम करो, वरना ये खेत बढ़ जाएगा।
क्षेत्रफल वही रखना है। कहीं पर 14.28% लिखा हो, अगर इसे भिन्न में चेंज करोगे तो 1/7 कह सकते हैं। ये 1/7% लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रख लो। या भिन्न में अगर इसे आप चेंज करोगे 14.28% को 1/7, ये दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं। इसका आसान सा तरीका आप ये समझ लो, कहीं पे 40 लिखा हो तो 40 को 8 गुणा 5 लिख सकते हैं, दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं। बस इतना ही, ये फैक्टर करके लिख दिया, ये सिंपल संख्या बना दी है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए ये लंबाई इतनी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पहले अगर 7 है तो अब कितनी कर देंगे, 8 कर देंगे। तो अगर लंबाई, इसे तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं इससे। 7 लंबाई पहले थी और 1 की इसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। जब 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 7 से 8 हो गई है लंबाई, लेकिन इन्होंने कहा है चौड़ाई, क्षेत्रफल वही रखना है, तो चौड़ाई कितने % कम करनी है। यानी हमें 7 से 8 पर आ गए, अब 8 से वापस 7 पर जाना है। तो जब वापस आप 7 पर पहुंचोगे, पहले वापस फिर से पहले वाला ही बनाना है। तो 8 रुपए से अगर 7 बना रहे हो तो कमी कितने की कर रहे हो, 1 की कमी कर रहे हैं। 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 8 पर। और 1 की कमी अगर 8 पर हो रही तो इसे परसेंटेज में क्या बोलेंगे, जैसे 1/7 लिखा है उसे 14.28% लिख सकते हैं। तो 1/8 को कितना परसेंटेज लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है, डायरेक्टली वैसे बच्चे याद रखते हैं 12.25, ये आप भी याद कर लो, परसेंटेज के रूल्स में आपको ये पढ़ाया गया था। और अगर नहीं ध्यान है तो 100 से गुणा करो, 100 को अगर 8 से भाग करोगे तो 12.5 यानी 12.5%। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां ए और बी दोनों ने 5,000 रुपए घड़ी की दर से अपनी अपनी घड़ी बेच दी है। ए ने 25% का लाभ कमाया है, बी ने 10% की हानि कमाई है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले हम ए का सीपी यहां से निकालेंगे, ए का क्रय मूल्य, और यहां पे निकालेंगे बी का क्रय मूल्य। दोनों का अनुपात पूछा है तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। भाई इसने 5,000 रुपए की घड़ी बेच दी और इसने जब 5,000 की घड़ी बेची है तो इसे क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। 25% लाभ का मतलब 100 की चीज 125 में बेच दी, 100 की चीज 125 में बेची है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। हम क्रय मूल्य बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह रहे 5,000 में बेचा, यानी 125 किसके बराबर होगा, 5,000 के। अब डायरेक्टली भी क्रय मूल्य लगा सकते हैं, 125 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। ये तो हुआ ए का सीपी। अब बात करेंगे बी। बी ने क्या किया है, 10% की हानि। भाई घड़ी उसने भी 5,000 की ही बेची है, लेकिन उसने 10% की हानि हुई है, यानी 90 रुपए की चीज बेच दी उसने, जबकि एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी। ये हुआ ए का सीपी, ये हुआ बी का। अगर केवल ए का सीपी निकालना है तो यहां से निकलेगा, केवल बी का निकालना है तो यहां से निकलेगा, और दोनों का रेशियो पूछा है, इसे कैलकुलेट कर लो। देखो 5,000 से सीधे 5,000 कैंसिल, इससे सीधे ये कैंसिल। यहां बचा होगा 1/125 और यहां बचा होगा 1/90। ये 90 हटाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और अनुपात कभी भी भिन्न में लिखा हुआ नहीं होता है। ये 90 यहां आएगा, ये 125 यहां आएगा। अगर इसे 5 से काटेंगे, 90 को 5 से काटेंगे 18 पर, 125 को 5 से काटेंगे 25 पर, 18:25। दोनों का अंतर भी पूछ सकता था, दोनों का योगफल भी पूछ सकता था कि दोनों के क्रय मूल्य का योगफल बताओ या दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी यहां से वो पूछ सकता था। आज की क्लास में आप लोगों को एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ कराया। आप लोग अगर पूरी क्लास ठीक से देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से इतनी मेहनत करने के बाद आपको मैथ जरूर समझ में आ रही होगी।
अच्छे से आप लोग पूरी क्लास को तैयार कीजिए, और अगर क्लास आपके मतलब की रही है तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे मैथ का डर खत्म पर विजिट करें। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।